नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। यहाँ पर पहली क्लास हमारी रहने वाली है। 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्या कारण हुआ, क्यों, स्वरूप क्या था, स्रोत क्या क्या मिले और किस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है 1857 की क्रांति के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 1857 की क्रांति। जो भारत में यहाँ पर 1857 की क्रांति यहाँ पर हुई उस समय, तो बात करें क्यों हुई, कारण क्या थे, स्रोत क्या थे और विभिन्न पहलुओं की बात करें या उस समय कौन से पद पे थे, मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि उस समय यहाँ पर जो है वो मुख्य पदों पर कौन कौन यहाँ पर जो है वो विराजमान थे। क्योंकि जो मुख्य बिंदुओं पर जो यहाँ पर मुख्य पदों पर यहाँ पर जो विराजमान थे, उन्हीं का असर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। उन्हीं के इर्द गिर्द यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई बातें हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य बिंदु यहाँ पर चर्चा करते हैं 1857 की क्रांति में। हम बात करें मुख्य बिंदु, जो वन लाइनर यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इसी में से पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछ लिया जाए कि आपको 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश की यहाँ पर रानी या इंग्लैंड की रानी कौन थी। तो इंग्लैंड की रानी हमें कौन देखने को मिलती है, विक्टोरिया यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी के साथ में यहाँ पर भारत में गवर्नर जनरल कौन था वो पूछ लिया जाए तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर जो है वो समय यहाँ पर जो है वो 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर जो है वो कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। चलिए यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कीजिए आप सभी। पहला हम बात करें यहाँ पर क्या, इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी। इसी के साथ में अगर बात करें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री देखिए कौन था, कौन, पॉम स्टर्न। कौन था, पॉम स्टर्न। इसी के साथ में बात कर ले हम इधर कि भारत में जो गवर्नर जनरल था कौन था, गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय अगर बात करें तो गवर्नर जनरल यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है लॉर्ड कैनिंग। ये मुख्य बिंदु है, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसलिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मुख्य बिंदु यानी मुख्य पदों पर यहाँ पर विराजमान थे। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद में बात कर रहे थे यहाँ पर भारतीय मुगल शासक। तो भारतीय मुगल शासक कौन था उस समय, बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन था, बहादुर शाह जफर सेकंड। इसी के बाद में बात करें तो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए नियुक्त, तो इसको किसको नियुक्त किया गया था। तो बात करें यहाँ पर कैंपबेल। कौन है, कैंपबेल। तो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए इंग्लैंड की महारानी के द्वारा यहाँ पर जो है वो कैंपबेल को यहाँ पर जो है वो भारत में नियुक्त किया गया था। उस समय यहाँ पर बहादुर शाह जफर यहाँ पर सेकंड जो है वो बादशाह थे। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर गवर्नर जनरल थे। पॉम स्टर्न यहाँ पर जो है वो पीएम थे और विक्टोरिया रानी यहाँ पर जो है वो उस समय जो है वो महारानी थी। ये मोस्ट बिंदु आपके यहाँ पर जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इनके स्रोतों के बारे में। क्या, इनके स्रोत। तो स्रोतों के बारे में बात करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप इन्हें सभी एक बार नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मुख्य बिंदु हमारे जो है वो हो चुके हैं। इसी के साथ साथ में यहाँ पर जो है वो मुख्य बिंदु क्या थे, एक बात और लिख लीजिए कि 1857 की क्रांति जो हुई उसमें एक मुख्य बिंदु और रहता है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया। प्रतीक चिन्ह यानी मैं कहूँ
कि यहाँ पर 1857 की क्रांति को फैलाने के लिए एक यहाँ पर जो है वो चिन्ह यहाँ पर जो है वो रखा गया, वो क्या था? तो मुख्य यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है? विद्रोह का क्या प्रतीक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम विद्रोह का प्रतीक। तो विद्रोह का प्रतीक के लिए किस चीज का यहाँ पर यूज किया? क्योंकि 1857 की क्रांति थी, उस समय यहाँ पर जो है वो क्रांति से पहले विद्रोह का यहाँ पर जो है वो प्रचार प्रसार किया जा रहा था। यहाँ पर आम जनता में जो है वो भावना विकसित, और इंग्लैंड यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों को भगाने की प्लानिंग चल रही थी। तो उसका प्रतीक क्या था? किस तरीके से यहाँ पर जो है वो एक से दूसरी जगह यहाँ पर जो है वो शासकों को समझाया जा रहा था? तो यहाँ पर एक यहाँ था कमल का फूल व रोटी। तो कमल का फूल व रोटी के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्या किया जा रहा था? क्रांति का प्रसार किया जा रहा था। अब प्रसार कैसे? देखिए, कमल का फूल, तो जो सैनिक थे तो सैनिकों को यहाँ पर जो है वो कमल का फूल दे दे के समझाया जा रहा था और प्रचार प्रसार किया जा रहा था। कमल के फूल में कुछ दिया होगा, है ना, लिखित में। तो उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो क्रांति का प्रसार किया जा रहा था। उसमें राजा को और उन सभी को यहाँ पर जो है वो ये संदेशा पहुँचाया जाता था। रोटी जो थी वो गाँव में यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं दी जाती थी और गाँव में एक से दूसरी तरफ यहाँ पर जो है वो प्रसार किया जा रहा था। और यहाँ पर विद्रोह की भावना जो है वो भड़काई जा रही थी, उत्साहित यहाँ पर मनोबल। और रोटी में कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो रोटी और कमल के फूल के जरिए जो है वो कुछ लिख कर भी दिया जा रहा हो उनको। तो ऐसा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कमल का फूल व रोटी के द्वारा यहाँ पर जो है वो क्रांति का यहाँ पर जो है वो प्रसार किया गया था। तो प्रतीक यहाँ पर जो है वो विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और फूल, कमल और रोटी, सॉरी, है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे अब स्रोतों के बारे में कि यहाँ पर जो है वो 1857 की क्रांति के स्रोत यहाँ पर जो है वो क्या क्या मिलते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, हमें डिटेल से यहाँ पर अध्ययन करने के लिए हम ऐसे नहीं कि क्रांति के बारे में डायरेक्ट यहाँ पर बातें कर लें। पहले बात करेंगे कि स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन से इतिहासकारों के क्या क्या यहाँ पर पक्ष रखे गए, क्या यहाँ पर स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता था, किस तरीके से, क्यों यहाँ पर 1857 की क्रांति हुई, और फिर उसके बाद में अध्ययन करेंगे क्रांति हुई तो कैसे हुई और विभिन्न कारणों के बारे में बात करेंगे। तो संपूर्ण बातें करेंगे डिटेल से। देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पर 1857 ईस्वी की क्रांति के स्रोत। तो हम बात कर रहे हैं स्रोत। तो पहला स्रोत हमें किसके द्वारा यहाँ पर जो है वो मिलता है? विष्णु भट्ट जो है वो गोडसे के द्वारा यहाँ पर जो है वो उनकी पुस्तक जो है वो देखने को मिलती थी। पुस्तक का नाम हमें क्या देखने को मिलता है? माझा प्रवास। क्या देखने को मिलता है? माझा प्रवास। तो पहला हम यहाँ पर लिख सकते हैं माझा प्रवास। बात करें, ये इनका यात्रा वृत्तांत था। क्या था? यात्रा वृत्तांत। लेखक की बात कर रहे हैं, लेखक कौन था? तो लेखक इनके यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं विष्णु भट्ट गोडसे। कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। अगर यहाँ की बात करें माझा प्रवास की, तो यात्रा का वर्णन था इसमें इनकी यात्रा वृत्तांत यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं हम इसको। इधर सेकंड बात कर ले। सेकंड क्या देखने को मिलता है? तो सेकंड हमें ग्रेट रिबेलियन। इसके लेखक की बात करें, लेखक कौन होते हैं? लेखक हमें अशोक मेहता। दो की बात कर ली। अब इधर बात करें तीसरी हमें आपका देखने को मिलती है यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता
संग्राम, क्या, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के यहाँ पर जो है वो पुस्तक हमें ग्रंथ हमें देखने को मिलती है। इस ग्रंथ का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, या इसे बोल सकते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ओके, लेखक की बात करें इधर भी, तो लेखक हमें यहाँ पर कौन देखने को मिलता है, वी.डी. सावरकर। कौन देखने को मिलता है, वी.डी. सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, वी.डी. सावरकर। इसके अलावा बात करें, तीसरा हमारा हो गया, चौथा अगर बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, क्या, 1857। क्या देखने को मिलता है, 1857 हमें एक ग्रंथ देखने को मिलता है, या इसे बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, 1857, क्या, 1857 या फिर 1857 एक ग्रंथ हमें देखने को मिलता है। तो ग्रंथ हमें किसका है, ये लेखक की बात कर ले इधर, लेखक, तो लेखक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एस.एन. सेन। कौन देखने को मिलता है, एस.एन. सेन। तो हमें कितनी बात कर ली, हमने 4 ग्रंथों स्रोतों के बारे में बात कर ली, जहाँ से हम यहाँ से पता चलता है। तो 4 के बाद में आखिरी और हम बात कर लेते हैं, एक और हम बात करें किसकी, तो हमें यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिलता है, एक ग्रंथ हमें वो देखने को मिलता है, ग्रंथ का नाम हमें देखने को मिलता है द रिवॉर्ड ऑफ, क्या, द रिवॉर्ड ऑफ 1857, क्या, द रिवॉर्ड ऑफ 1857। इसके लेखक की बात करें इधर, क्या, लेखक, इसके लेखक की बात करें तो लेखक हमें कौन देखने को मिलता है, यहाँ पर थे वी.डी. सावरकर, यहाँ पर आर.सी. मजूमदार। कौन थे, आर.सी. मजूमदार। तो इनके यहाँ पर जो है वो बात करें तो 2 यहाँ पर ग्रंथ थे, एक यहाँ पर जो है वो दी रिवॉल्ट और ऑफ 1857, और एक था द स्पॉय म्यूनिटीन, क्या, द स्पॉय म्यूनिटी, क्या, द स्पॉय म्यूनिटी, और यहाँ पर रिवोल्ट, ये रिवोल्ट है ना। तो ये इन दोनों के ही यहाँ पर जो है वो कौन थे, यहाँ पर आर.सी. मजूमदार। तो हमने यहाँ पर ग्रंथों के बारे में बात की, कौन कौन से ग्रंथों से हमें पता चलता है। पहला माजा प्रवास, जिसके यहाँ पर विष्णु भट्ट गोडसे यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं, यात्रा वृत्तांत था इनका। और इसी के साथ में यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर एक ग्रेट रिबेलियन यहाँ पर देखने को मिलता है अशोक मेहता का, इसमें यहाँ पर जो है वो जानकारी मिलती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो ग्रंथ हमें देखने को मिलता है वी.डी. सावरकर। इसके बाद में बात करें यहाँ पर 1857 की क्रांति, 1857 ईस्ट यहाँ पर 1857, जिसके लेखक यहाँ पर एस.एन. सेन यहाँ पर देखने को मिलता है द रिवॉर्ड ऑफ 1857, लेखक मिलते हैं आर.सी. मजूमदार। यहाँ पर हमने सभी की बात कर ली है। यहाँ पर अब बात करें, यहाँ पर हम यहाँ पर इनके स्वरूप के बारे में बात कर ले। देख ले, हमने यहाँ पर स्रोतों के बारे में अभी फिलहाल अध्ययन किया है, किसके बारे में, स्रोतों के बारे में। अब बात करते हैं हम इनके यहाँ पर जो है वो स्वरूप, यानी 1857 क्रांति का क्या स्वरूप था, किस किस नाम से हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बात करें स्वरूप, क्या 1857 का स्वरूप यहाँ पर क्या था, 1857 की क्रांति जो हुई उसका स्वरूप क्या देखने को मिलता है। तो स्वरूप की बात करें इधर, तो स्वरूप हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 1857 की क्रांति को यहाँ पर जो है वो सैनिक विद्रोह भी कहा गया है। यहाँ पर क्या कहा गया, सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह यहाँ पर जो है वो कहा गया। और इसी के अलावा बात करें यहाँ पर एक और हमें नाम यहाँ पर देखने को मिलता है राष्ट्रीय विद्रोह, क्या, विद्रोह।
और एक हमें यहाँ पर जो है वो 1800 वो जो है वो क्या देखने को मिलता है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। ये भी कहा गया है इसको, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर सैनिक विद्रोह के बारे में बात करें तो सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया, तो सैनिक विद्रोह हमें यहाँ पर सर जॉन सीले यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। किसके द्वारा, सर जॉन सीले, सर जॉन सीले के द्वारा यहाँ पर जो है वो इतिहासकार थे। उन्होंने कहा कि सैनिक विद्रोह यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर सैनिकों ने यहाँ पर जो है वो भाग लिया और सैनिक विद्रोह यहाँ पर देखने को मिलता है। राष्ट्रीय विद्रोह की यहाँ पर बात किसने की, इन्होंने की, इसके पक्ष की बात कर रहा हूँ। तो राष्ट्रीय विद्रोह के पक्ष में कौन थे, वीडी सावरकर। कौन थे, वीडी सावरकर। क्या थे ये, पक्ष में, क्या थे, पक्ष में। तो ये पक्ष की बात हम कर रहे हैं कि कौन कौन किस बात को यहाँ पर जो है वो मानते थे। तो वीडी सावरकर के अनुसार यहाँ पर राष्ट्रीय विद्रोह हुआ, वो था ये। सर जॉन सीले के अनुसार यहाँ पर सैनिक विद्रोह हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है वो बात करें, यहाँ पर एक यहाँ पर जो इतिहासकार होते हैं, यहाँ पर बात करें तो क्या, यहाँ पर आरसी मजूमदार यहाँ पर जो है वो इतिहासकार होते हैं। इनके द्वारा कहा गया कि ना तो ये यहाँ पर ना तो ये क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय, ना तो क्या, ना राष्ट्रीय विद्रोह है और ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्या कहा, किसने, आरसी मजूमदार ने क्या कहा, ना तो ये राष्ट्रीय विद्रोह है, ना ही ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम या अंतिम पर जो है वो स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये किसने कहा, आरसी मजूमदार ने। तो ये पक्ष यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जो है वो क्या क्या यहाँ पर जो है वो 1857 की क्रांति को कहा गया। हमने बात की स्वरूप के बारे में। अब बात करते हैं इनके कारण के बारे में। देखिए हमने बात की, शुरू से हम बात करें तो शुरू से हमने बात की यहाँ पर किसके भी इसके बारे में बात कर लिया, हमने बात की स्रोतों के बारे में। क्या हमने बात की, स्रोतों के बारे में। उससे पहले बात की मुख्य बिंदु के बारे में, मुख्य बिंदु। इसके बाद में बात की स्रोतों के बारे में। स्रोत के बारे में बात करने के बाद में हमने बात की स्वरूप के बारे में। अब इसके बाद में बात करेंगे कारण के बारे में कि 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो हमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्रांति का जो है वो विस्तार के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर 1857 की विस्तार जो है वो विद्रोह की विस्तार यहाँ पर किस तरीके से हुआ, क्रांति का विस्तार किस तरीके से हुआ, तो विस्तार की बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 1857 की क्रांति का परिणाम, और यहाँ पर परिणाम की बात कर ले, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो वो समस्त घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर 1857 की क्रांति का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने यहाँ तक कर लिया। अब बात करते हैं कारण, 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कारण में हम सभी पहलुओं की बात करेंगे। देखिए किन कौन से पहलू हमने बात करेंगे, यहाँ पर जो है वो सामाजिक, आर्थिक, और जो है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक, इन सभी पहलुओं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से, फिर से कहूँगा, कारण, क्या कारण। देखिए 1857 की क्रांति में बार बार नहीं लिखूंगा, कारण की बात कर रहे हैं, कारण 1857 की क्रांति के कारणों की बात कर रहे हैं। तो कारण की बात करें तो हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे किसके बारे में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक। हम इन पांचों पहलुओं के बारे में बात करेंगे, और इन पांचों पहलुओं के बारे में हम बात करते हुए जो है वो अध्ययन करेंगे। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं कि उस समय का क्या विस्तार, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होते हैं कि क्या कारण थे, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता था। धार्मिक कारण क्या रहा,
सैनिक कारण क्या रहा, सामाजिक कारण क्या रहा, इन्हीं से यहाँ पर जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण चर्चा हम इसी पे करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे कारण में, राजनीतिक कारण की बात कर रहे हैं। राजनीतिक कारण क्या, राजनीतिक कारण किसकी, 1857 की क्रांति के यहाँ पर जो है वो राजनीतिक कारण हम बात करें। कौन सा, पहला राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण में बात करें तो राजनीतिक कारण क्या क्या देखने को मिलता है। राजनीतिक कारण हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता था कि उस समय यहाँ पर जो है वो एक यहाँ पर पद्धति, यहाँ पर नीति यहाँ पर लागू की। नीति की बात करूँ तो नीति यहाँ पर देखने को मिलती है रिंग फेज नीति। क्या, रिंग फेज नीति, रिंग फेज नीति। रिंग फेज नीति यहाँ पर जो है वो चलाई गई। रिंग फेज नीति के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया, तो देखिए यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी जो होते थे उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो रिंग फेज नीति यहाँ पर लागू की। किस किसके, यहाँ पर जो है वो इलाहाबाद संधि से, है ना, और वह सहायक संधि से यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस संधि से यहाँ पर जो है वो ये रिंग फेज नीति यहाँ पर जो है वो विस्तार किया अंग्रेजों ने। और इसी के द्वारा इस चुंगल में यहाँ पर फंस कर क्या हुआ कि यहाँ पर भारतीय शासकों का यहाँ पर जो है वो दमन किया जाने लगा। इसमें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखिए रिंग फेज नीति को और क्या कहा जाता है, अधीनस्थ घेरे की नीति यहाँ पर जो है वो कहा गया। क्या, अधीनस्थ घेरे की नीति, इसे बोल सकते हैं अधीनस्थ घेरे की नीति। तो इसे यहाँ पर कहा गया अधीनस्थ घेरे की नीति। अब ये क्या थी, देखिए यहाँ पर ये किसके द्वारा चलाई गई, ये चलाई गई थी वेलेजली। किसके द्वारा, वेलेजली के द्वारा यहाँ पर जो है वो ये नीति चलाई गई। बात करते हैं कि क्या स्वरूप था, क्या था, हम समझेंगे रिंग फेज नीति क्या थी। देखिए रिंग फेज नीति जब तक हमको समझ में नहीं आएगी जब तक यहाँ पर जो है वो आप क्या ही समझ पाओगे। देखिए बात करते हैं, देखिए रिंग फेज नीति क्या थी। रिंग फेज नीति आप यहाँ पर जो है वो इलाहाबाद संधि में भी हमने अध्ययन किया था। क्या, सेकंड जो इलाहाबाद की जो सेकंड द्वितीय संधि हुई थी उसमें हमने बात किया था कि सभी प्रांत रहेंगे, उसमें सभी शासक रहेंगे और सभी शासकों में इनकी सीमाओं को, देखिए जो शासक थे उनकी सीमाओं को, उनके राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सैनिक इनकी रक्षा करेंगे। आपसी सुरक्षा, देखिए आपसी सुरक्षा, आंतरिक नहीं, बाहरी सुरक्षा, जो बाहरी राज्यों के यहाँ पर जो सुरक्षा कौन देने का काम कर रहा था, यहाँ पर ब्रिटिश सेना यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही थी। और इस यहाँ पर सहायक संधि और इलाहाबाद संधि में यही बात हुई थी कि हमारा जो राज्य है इसमें हम शासक है, हमारा जो राज्य है इसमें किसी भी अदर राज्य का हस्तक्षेप ना हो। इसकी सुरक्षा कौन देगा, ब्रिटिश यहाँ पर सैनिक यहाँ पर जो है वो देगा, ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर देगा। बट क्या है, ब्रिटिश सैनिक को क्या करना होगा, जितना भी यहाँ पर जो है वो सैलरी होगी, जितना भी खर्चा होगा वो कौन भुगतेगा, वो यहाँ पर वहाँ का शासक यहाँ पर जो है वो देना होगा, उस शासक को देना होगा। देखिए कितने भी प्रांत यहाँ पर हुए, इनकी सुरक्षा के लिए बाहरी सुरक्षा, देखिए या बाहरी सुरक्षा, बाहर यहाँ पर जो है वो ये मान के चलिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सैनिक यहाँ पर जो है वो बना लिए गए। यहाँ पर सैनिक कौन थे, यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ पर जो है वो सैनिक देखने को मिलते हैं यहाँ पर बाहरी सुरक्षा के लिए। इधर भी यहाँ पर कौन देखने को मिलेंगे, ब्रिटिश सैनिक। यहाँ पर ये राज्य अगर यहाँ पर इस पर यहाँ पर जो है वो आक्रमण करेगा तो कौन सुरक्षा करेगा, यहाँ पर ब्रिटिश यहाँ पर जो है वो सेना। तो इनकी सेना यहाँ पर जो है वो सुरक्षा करती थी। इसके बदले यहाँ पर जो है वो सैनिकों को जो भत्ता था, सैनिकों की जो सैलरी थी वो कौन देता था, वहाँ का जो है वो नवाब यहाँ पर जो है वो देता था। कौन देता है, नवाब या शासक, कौन, नवाब या शासक। तो शासक यहाँ पर जो है वो उनकी सैलरी वहाँ पर दे देता। अगर यहाँ पर
नवाब उनकी सैलरी नहीं दे पाता था, तो अपने राज्य में जितना उनका सैलरी का अंश का भाग था, यानी उतना भाग उनको जो है वो ज़मीन का टुकड़ा किसको देना पड़ता था, ब्रिटिश को। किसको देना पड़ता था, ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश को अगर नहीं दे पाता था तो यहाँ पर इतना भाग कहीं ना कहीं जितना बनता है उनका भाग पैसों के बदले वो अपना राज्य का जो है वो भाग देता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे कब्जा किया जाने लगा, और कब्जा करने के साथ में ही क्या हुआ कि जो है वो सभी प्रांतों को जो है वो उसने लूट लिया। यानी ये मान के चलिए इनका अगर वो भरपाई नहीं कर रहे तो उनके प्रांत ले लिए गए, फिर सेकंड बार आक्रमण हुआ, फिर उस प्रांत में से और भाग ले लिया। ऐसे करके सभी प्रांतों को जो है वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार इस नीति के द्वारा यहाँ पर जो है वो अधिग्रहण कर रहे थे। कौन ले रहे थे, अधिग्रहण कर रहे थे। इस तरीके से शासकों पर काफ़ी यहाँ पर जो है वो मार देखने को मिलती है। अब एक नीति और देखने को मिलती है, ये तो किसके द्वारा, वेलेजली के द्वारा यहाँ पर जो चलाई गई। एक चली थी हमारी हड़प नीति, वो भी राजनीतिक कारण में ही आती है। हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई, तो हड़प नीति तो आपको भी पता होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पर जो चलाई गई, जिसे हम व्यापगत नीति यहाँ पर जो है वो कहा गया पहली। दूसरी हम बात करें व्यापगत नीति, इसे बोल सकते हैं हड़प नीति। क्या, व्यापगत नीति, हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई, ये चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इनके द्वारा जो है वो ये नीति चलाई गई। इस नीति में हमें क्या देखने को मिलता है, इस नीति में यहाँ पर जो है वो देखने को मिला कि व्यक्तिगत या हड़प नीति यहाँ पर जो है वो डलहौजी के द्वारा चलाई गई। इसमें यहाँ पर जो है वो देखिए गोद निषेध, एक ही यहाँ पर और कह सकते हैं इसको, हड़प नीति को ही क्या कह सकते हैं, गोद निषेध नीति। देखिए यहाँ पर जो है वो इस यहाँ पर नीति के द्वारा यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर जो है वो क्या, यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि जो शासक था, शासक के अगर किसी प्रकार की संतान यहाँ पर जो है वो देखने को नहीं मिलती है। क्या, शासक को अगर संतान देखने को नहीं मिलती है, शासक के अगर किसी भी नवाब है वहाँ की अगर उनके यहाँ पर जब वो संतान नहीं देखने को मिलती है, तो संतान को क्या करते हैं, उनको गोद नहीं लिया जाता था। तो ये नीति लागू कर दी कि जिस शासक के पास में यहाँ पर जो है वो संतान नहीं है, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्या मृत्यु हो जाती है, तो वो राज्य किसके अधिकार में चला जाएगा, यहाँ पर इंग्लैंड के, या फिर बोल ले तो अंग्रेजों के, किसके, अंग्रेजों के अधिकार में जो है वो चला जाएगा। तो ऐसे करके जैसे मान के चलिए 50 राज्य है, 50 में से काफ़ी सारे नवाबों के अगर पुत्र नहीं है तो वो किसके पास में जा रहे थे, अंग्रेजों के अधिकार में वो क्षेत्र जा रहे थे। इसी तरीके से अगर बात करें वो लेना चाहे कि किसी को मैं गोद ले लूँ उसको शासक बना के जाऊँ, तो ऐसा भी संभव नहीं था। इस नीति के द्वारा किसी को यहाँ पर जो है वो गोद नहीं लिया जा सकता। अगर खुद की संतान है तो ही वो गद्दी पर बैठेगी, तो ही वो राज्य करेगी, अन्यथा जो है वो राज्य किस पर चला जाएगा, अंग्रेजों के पास में चला जाएगा। ये जो है वो अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई हड़प नीति, इसको हड़प नीति भी कहा गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे राज्य जो है वो किसके चंगुल में फंस गए, अंग्रेजों के पास में चले गए। जैसे कि बात करें हम किस किस के बारे में बात करें, यहाँ पर एक यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कौन कौन से यहाँ पर राज्य चले गए, जैतपुर, संभल, जैतपुर, संबलपुर और झांसी, और एक यहाँ पर और देखने को मिलता है नागपुर। ये 4 यहाँ पर जो है वो ऐसे ही यहाँ पर संतान नहीं होने की वजह से इन राज्यों को किसके अधिकार में चले गए, अंग्रेजों के अधिकार में चले गए, या फिर बोले हड़प लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लिया गया, हड़प लिया गया। इसी के साथ में यहाँ पर जो है वो ये हड़प नीति आपको समझ में आ गई। हड़प नीति कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, यहाँ पर जैतपुरा, संबलपुर, झांसी और नागपुर को यहाँ पर जो है वो किसके द्वारा हड़प लिया गया, अंग्रेजों के द्वारा। तो इस नीति के द्वारा यहाँ पर जो है वो हड़प लिया गया। चलिए बात करते हैं आगे, 2 नीति के बारे में बात कर ली है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्या हुआ कि यहाँ पर हड़प नीति तो यहाँ पर थी, इसी के अलावा यहाँ पर जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर जो है वो शासकों पर कुशासन यहाँ पर जो है वो लगाया गया। क्या,
यहाँ पर लिख सकते हैं शासकों पर कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़पा गया। तो ये कारण भी हमें देखने को मिलता है कि शासकों पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है वो राज्य को हड़प लिया गया। जैसे कि अगर बात करूं तो अवध का यहाँ पर जो उदाहरण दूंगा, अवध के शासक को जो है वो कुशासन का आरोप लगा दिया गया कि जो है वो शासक योग्य आप नहीं हो। कुशासन का यहाँ पर जो है वो आरोप लगाकर अवध को जो है वो यहाँ पर कौन छीन लिया, किसने हड़प लिया, अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। तो शासक यहाँ पर जो है वो जिंदा होते हुए उस शासक को गद्दी पर से उतार दिया कुशासन का आरोप लगाकर, और उस राज्य को कौन जो है वो हड़प लिया, अंग्रेजों ने हड़प लिया। तो इस तरीके से ये कारण भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ में बात करूं तो यहाँ पर जो है वो शासकों की उपाधियों को नष्ट करना या छीन लेना, ये भी मुख्य यहाँ पर जो है वो बात यहाँ पर देखने को मिलती है। मुख्य कारण यहाँ पर था कि शासकों की उपाधियों को यहाँ पर जो है वो छीना जाने लगा। इसी के बाद में बात करें, इधर बात कर लेते हैं हम। इधर बात करें तो हम यहाँ पर बात करें तो शासकों की क्या है, शासकों की पेंशन बंद। तो शासकों की पेंशन भी यहाँ पर जो है वो बंद कर दिया गया। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो शासकों की पेंशन, शासकों पर यहाँ पर जो है वो क्रूरता यहाँ पर जो है वो दिखाया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी के चलते शासक भी नाराज थे और उनकी प्रजा भी नाराज हो गई, क्योंकि जब शासक पर यहाँ पर जो है वो अंग्रेजों के द्वारा इस तरीके से यहाँ पर जो है वो विरोध किया जा रहा था शासक के, तो शासक के चलते यहाँ पर जो है वो प्रजा भी कहीं ना कहीं अपने शासक की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर इस तरीके से हो रहा था। तो उसी के चलते यहाँ पर जो है वो क्रोध यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। किसका? प्रजा का भी यहाँ पर क्रोध यहाँ पर देखने को मिलता है। रीजन ये था कि शासक के साथ में यहाँ पर जो है वो क्रूरता यहाँ पर जो है वो दिखाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा। उसी के चलते प्रजा भी यहाँ पर जो है वो गुस्से में थी। किसके? अंग्रेजों के। तो हमने यहाँ पर पेंशनों के बारे में बात कर ली है, इन सभी के बारे में बात कर लिया है, और कुशासन का आरोप लगाकर यहाँ पर अवध साम्राज्य का जो है वो विलय यहाँ पर जो है वो कर लिया गया था। किसका? अवध का। तो हमने यहाँ पर जो है वो ये राजनीतिक कारण यहाँ पर जो है वो बात की हमने, ये सभी राजनीतिक कारण हमें देखने को मिलते रहे। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो ये राजनीतिक प्रमुख कारण है। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड कारण। सेकंड कारण कौन सा हमें देखने को मिलता है? सेकंड कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है आर्थिक कारण। कौन सा? सेकंड कारण की बात कर लेते हैं। सेकंड कारण हमें देखने को मिलता है आर्थिक कारण। दूसरा कारण क्या है? आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण में हमें क्या देखने को मिलता है? आर्थिक कारण में हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि भारतीयों की आर्थिक रूप से परेशान करना। ये क्या हुआ? आर्थिक कारण में प्रमुख कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। या फिर इसके साथ में कह सकते हैं कि भारतीयों का आर्थिक शोषण, परेशान, या फिर इधर कह सकते हैं आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण उनका किया गया, बात करेंगे कैसे, वो बात करते हैं। तो जो है वो कृषि, यहाँ पर कृषि जो की जाती थी, कृषि व कच्चे माल पर अंग्रेजों का अधिकार। अंग्रेजों का क्या किया जाता था? तो कृषि और कच्चे माल पर जो है वो अंग्रेजों का यहाँ पर जो है वो अधिकार हो गया था, और इसी के चलते यहाँ पर जो है वो यहाँ पर अधिकार हो गया था, और इसी के चलते यहाँ पर जो है वो आर्थिक यहाँ पर जो है वो शोषण यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये बातें हमने यहाँ पर बात की कि कृषि व कच्चे माल पर अधिकार। देखिए क्या होता था कि जो फसल होती थी
ये जितनी भी फसल करवाते थे वो अपने हिसाब से यहाँ पर जो है वो फसल करवाते थे। उपजाऊ मिट्टी का खाद्यान्न फसलें कम उगाई जाने लगी और जो है वो इनकी व्यापारिक जो फसलें हैं वो यहाँ पर जो है वो भारतीय जनताओं के द्वारा, यहाँ पर कृषकों के द्वारा यहाँ पर जो है वो उगाने के लिए उनको यहाँ पर जो है वो जबरदस्ती की गई। देखिए, नील की खेती, कपास, इन सभी की जो है वो खेती की गई और बाहरी देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में जो है वो बाजारों में जाकर यहाँ पर अंग्रेज बेचा करते थे। यहाँ पर कम दाम में खरीदा जाता था और जो कृषक थे, यहाँ पर बोल सकते हैं जो किसान थे, किसानों को जो है वो यहाँ पर कुछ परसेंट, जैसे कि बात करें कि 50 से 60 या 70% जो है वो यहाँ पर उनके लिए जो उनकी मांग है उसकी खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। खाद्यान्न फसलें कम उगाई जाने लगी, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी ही यहाँ पर जो है वो खाद्यान्न फसलें उगाई गई। उसके अलावा जो है वो अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापारिक यहाँ पर जो है वो फसलें थी वो उगाई गई। इस वजह से यहाँ पर जो है कृषि व कच्चे माल पर जो है वो अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। जो भी उगाए जाते थे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए उगाए गए। इसी के चलते और हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या कुटीर उद्योग समाप्त या फिर नष्ट। तो कुटीर उद्योग यहाँ पर जो है वो समाप्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए, क्योंकि कुटीर उद्योग यहाँ पर जो है वो अगर रहते, क्या कुटीर उद्योग अगर रहता तो क्या होता। कुटीर उद्योग देखिए क्या था, जब अंग्रेज आए थे उस समय यहाँ पर जो है वो कुटीर उद्योग या फिर बोल सकते हैं छोटे बड़े यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर जो है वो भारत में देखने को मिलते थे। हर घर में छोटा कहीं ना कहीं बिजनेसमैन होता था। बिजनेसमैन यानी छोटा ही काम करे, बट वो खुद ही यहाँ पर जो है वो काम करते थे। छोटे छोटे कारखाने यहाँ पर जो है वो लगाए हुए थे। बट अंग्रेजों के द्वारा जब उनके द्वारा देखा गया कि खुद का काम है खुद ही कर लेते हैं, तो क्या किया गया कि इनके सभी कुटीर उद्योग जो थे उनको नष्ट किया गया। नष्ट करने के साथ में जितने भी यहाँ पर जो है वो कच्चा माल था वो कच्चा माल यहाँ पर से प्राप्त किया गया और डायरेक्ट बाहरी विदेशों में यहाँ पर जो है वो बेचा गया, या फिर बोल सकते हैं इंग्लैंड यहाँ पर जो है वो ले जाया गया। इसी वजह से जो है वो इंग्लैंड में आज यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए यहाँ पर जो है वो जाना जाता है। तो कुटीर उद्योग जो है वो समाप्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए, क्योंकि उनको अधिकार नहीं था कि वो अपने लिए यहाँ पर जो है वो बनाए, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जो भी अंग्रेजों के द्वारा कहा जाता था वो कार्य किया जाता था उस समय। तो कुटीर उद्योग यहाँ पर समाप्त हो गए। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो कर में वृद्धि यहाँ पर जो है वो कर दी, कर वृद्धि। तो कर वृद्धि यहाँ पर जो है वो देखने को मिली। तो कर में वृद्धि यहाँ पर कर दी गई। टैक्स चार्जेज यहाँ पर जो है वो ज़्यादा लिए जाने लगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो आर्थिक रूप से यहाँ पर जो है वो किसान यहाँ पर जो है वो बुरी दशा से यहाँ पर जो है वो ग्रसित थे। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो भूखमरी व अकाल भूखमरी व अकाल के चलते भी यहाँ पर जो है वो भारतीय नागरिक या व्यक्ति यहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर जो है वो परेशान हो गए। भारतीय शासक यहाँ पर परेशान हो गए। शासकों पर भूखमरी और अकाल भी यहाँ पर जो है वो पड़ रहे थे, बट उसी के चलते फिर भी यहाँ पर क्या करवाए जा रहे थे कि जो है वो व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची जाने वाली फसलें यहाँ पर जो है वो भारत में उगाई जा रही थी। तो इस वजह से भूखमरी अकाल यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। कर वृद्धि, कुटीर उद्योग समाप्त कर दिए गए। ये सभी पहलू कहीं ना कहीं आर्थिक कारण यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर जो है वो लागू की। एक व्यवस्था यहाँ पर जो है वो लागू की, कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर व्यवस्था लागू की गई, जिसको कहते हैं भू राजस्व व्यवस्था। क्या कहा गया? भू राजस्व व्यवस्था ये लागू की गई थी। इसमें यहाँ पर जो है वो 3 प्रकार की यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई, जिसमें पहली यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती थी। क्या देखने को मिलती थी? पहले हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? स्थायी बंदोबस्त। क्या देखने को मिलती है? स्थायी बंदोबस्त। भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई जो 3 प्रकार की हुई, यानी पहली जो है 3 प्रकार की कैसे हुई। पहली स्टार्ट हुई थी यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद में सेकंड यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसे कह सकते हैं हम रेयत
क्या क्या कह सकते हैं, रेयत। व्यवस्था, क्या, रेत बाड़ी व्यवस्था या फिर रेत बाड़ी बंदोबस्त। इसके बाद में अगर बात करें, तीसरा हम यहाँ पर जो है वो महल बाड़ी व्यवस्था या बंदोबस्त। महल बाड़ी बंदोबस्त या व्यवस्था में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। तीन भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी, रेयत और महलवाड़ी। देखिए, स्थायी और रेयत और महलवाड़ी हम चर्चा करेंगे। स्थायी में क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो एक जमींदार यहाँ पर नियुक्त किया गया अंग्रेजों के मध्य, जो बिचौलिया का काम किया गया। तो जमींदार यहाँ पर नियुक्त किया गया। जमींदार के पास में जमीन का जो हक होता था, किसान यहाँ पर काम करते थे। जमींदार को जो है वो टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को दिया जाने जाता था। तो भू राजस्व व्यवस्था में इस तरीके से व्यवस्था में कार्य यहाँ पर निश्चित किया गया था। और यहाँ पर इस तरीके से कौन वो जमा कराता था, कौन, जमींदार। इसी के साथ में बात करें रेतवाड़ी व्यवस्था या फिर बंदोबस्त, यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, बंदोबस्त। तो इस बंदोबस्त में यहाँ पर क्या किया गया, इसमें थोड़ा सुधार किया गया और यहाँ पर जो है वो जमींदार जो था उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और जो किसान था, डायरेक्ट किसान जो है वो अपना कर यहाँ पर किसको देगा, ब्रिटिश सरकार को, यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश कंपनी को जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो किसान देगा। तो इसके बाद में महलवाड़ी व्यवस्था यहाँ पर जो है वो लागू की। महलवाड़ी व्यवस्था में हमने बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता था कि जो यहाँ पर महलवाड़ी व्यवस्था में अभी वर्तमान में काफ़ी सारा बड़ा गांव होता था। गांव का एक मुखिया होता था, क्या होता था, मुखिया बनाया गया, मुखिया बनाया जाता था। और मुखिया क्या करता था, जितना भी चार्ज यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश सरकार को जमा कराना है वो यहाँ पर किसानों से लेगा। और क्या है, मुखिया जो है वो कंपनी को क्या है, क्या देगा, कंपनी को क्या देगा, कर, क्या देगा, कर या टैक्स। तो ये टैक्स अदा करेगा। तो ये यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था थी। डिटेल से कल यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल की क्लास कंटिन्यू रहेगी और कल के अगला भाग जो है वो उसमें इस आगे अध्ययन करेंगे संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण कारण यहाँ पर जो है वो बातें करेंगे। अभी आर्थिक कारण है तो आर्थिक, अब हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक और सैनिक कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर विस्तार के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को धन्यवाद। फिर मिलता है नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।